अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट सवालातों के जवाबात जो है ना वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसकी तरफ जाएं तो पहला पॉइंट ये होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान ने अपनी किस डायरेक्शन में जाना है और वो किस डायरेक्शन पर जा रही है कुछ पता नहीं है। और दूसरा पॉइंट, क्या पाकिस्तान जो पीसीबी है वो पाकिस्तान की तीनों फॉर्मेट्स को अलग अलग टीम में बना रहे हैं, वो सही है, दुरुस्त है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की वीडियो का जो हम डिस्कस करेंगे वो है कामरान गुलाम। आपको यह याद होगा कि आकिब जावेद का ये बयान था कि वो हमारे प्लान में नहीं है। कहा गया कि वो परफॉर्मर है पर फिर भी हमारे प्लान में नहीं है, और अब वो फिर जो है कैंप में उसको बुला लिया गया है। और उम्मीद है कि वो टेस्ट जो स्क्वाड है उसमें उसका नाम आएगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है और वो साबित करना क्या चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम इन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और वीडियो बहुत जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम पॉइंट छेड़ते हैं तीनों फॉर्मेट्स के लिए जो अलग अलग टीम्स बनाई जा रही हैं। दोस्तों, पिछले चंद दिनों से ना एक बड़ी ख़बर सामने आई हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना वो डिवाइड होने वाली है, और पीसीबी जो है वो अब टेस्ट, ओडीआईज़, टी20 की जो है ना अलग अलग टीम जो है ना वो बनाने लगे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो उसी बेस पे उनको मिलेगा, और उस पे एसओपीज़ होंगे और एनओसीज़, यानी कि बहुत सी एनओसीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर मिलेंगे। यानी कि टेस्ट के एनओसीज़ और होंगे और ओडीआईज़ के जो हैं वो एनओसीज़ और होंगे, और टी20 के जो हैं वो एनओसीज़ और होंगे। तो इस जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर बहुत से लोगों की डिफरेंट राय है। अब होनी भी चाहिए, क्योंकि हर एक बंदे का अपना सोचने का तरीक़ेकार है। अब कुछ लोग तो कहते हैं कि एक ही जो है ना वो टीम हो और एक ही जो है ना सिलेक्शन हो, वो सब तमाम खेलें, ओडीआईज़ भी, टेस्ट भी और टी20 भी। जबकि कुछ लोग समझते हैं कि आजकल का जो दौर है वो मॉडर्न जो है ना क्रिकेट चल रही है, तो हर फॉर्मेट के लिए एक जो है ना स्पेशलिस्ट वो होना चाहिए। एक ये भी राय हमारी जो है ना वो हमारे अंदर मिलती है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार बिल्कुल ही आप पुराने लोग निकाल दो, सिर्फ यंगस्टर्स को अंदर ले आओ और उनसे टीम तैयार करो। यानी कि इस तरह की बहुत सी आपको जो है ना राय मिलेंगी, लोगों की सोच मिलेगी, क्योंकि हर बंदे का सोचने का तरीका अपना अपना है। तो और सच कहूँ तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स के अपने अपने जो है ना वो आर्गूमेंट्स हैं। हर बंदे का जो राय है उसके अपने अपने आर्गूमेंट्स हैं कि इनके वो जिस बंदे से पूछो तो वो अपनी राय को डिफेंड करता है। तो क्रिकेट, एक बात सच है कि क्रिकेट जो है वो वक्त के साथ साथ बदल रही है और बदल चुकी है। एक ज़माना था जब रेड बॉल क्रिकेट को जो है ना वो असल क्रिकेट समझते थे। तो मेरा ख्याल है आज भी अगर मुझसे पूछें तो रेड बॉल क्रिकेट ही जो है वो असल क्रिकेट है। तो एक फिर तारों को फिर ओडीआई ऐड हुई, फिर ओडीआई को जो है ना इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हुई। उसके बाद टी20 आई, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना मकबूलियत मिली। तो वक्त के साथ साथ क्रिकेट जो है ना वो चेंज होती रही है। जो अब इनके ये सब जो है ना क्रिकेट, टेस्ट, ओडीआई और टी20, बेसिकली ये इसको आप
जनरेशन की जो है ना गेम कहेंगे। जो शुरू की जो जनरेशन है 80s की, 70s 80s की, वो जनरेशन टेस्ट को बहुत पसंद करती थी। फिर उसके बाद 90s की या 2000 की जो जनरेशन है वो पसंद करती थी टेस्ट को भी और ओडीआईस को भी। लेकिन जो उसके बाद की जनरेशन है ना, वो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना क्रिकेट वो रह गया है एंटरटेनमेंट। और वो सिर्फ पसंद करते क्या हैं, T20 को, मार धाड़ ये वो छिक्के चौके, यानी कि सिर्फ एक मौज मस्ती लगी रहे बस। तो अगर हम ये बात करें कि 2008 और 9 के 8 और 9 या उसके बाद की जो क्रिकेट है देखना शुरू करते हैं, तो उनकी यादों में 92 का जो वर्ल्ड कप है वो है ही नहीं। यानी कि 2010 से जो ऑनवर्ड लोग हैं ना, उनके लिए 92 का वर्ल्ड कप जो है वो इतनी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने वो क्रिकेट देखी नहीं है, उनको देखा नहीं है, उनको पसंद नहीं किया। यानी कि उनको पता ही नहीं कि वो उनके सिर्फ नाम सुना उन्होंने कि यार वसीम अकरम था, इमरान खान था, इंज़ामुल हक था, यानी कि जावेद मियाँदाद थे, ज़हीर अब्बास थे। यानी कि ये चीज़ें उन लोगों ने देखी नहीं है, सिर्फ उन्होंने सुना हुआ है, इसलिए उनका इंटरेस्ट उस तरफ है ही नहीं। 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता, उसके बाद T20 का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बढ़ता गया। तो जो अब जो है ना जनरेशन, उसका इंटरेस्ट 2009 के वर्ल्ड कप से शुरू हुआ और अब तक वही चल रहा है। तो उनकी यादों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2009 का T20 वर्ल्ड कप है। इसलिए अगर कोई T20 को सबसे ज़्यादा पसंद करता है तो उसे हम यही नहीं कह सकते कि ये इसे क्रिकेट का इल्म नहीं है, क्योंकि एक चीज़ एक बंदे ने पसंद ही T20 क्रिकेट की है और वो अपने बचपन से T20 क्रिकेट ही देखता आ रहा है। क्योंकि जब से 2007 से वर्ल्ड कप का T20 शुरू हुआ, फिर एक बूम आ गया, फिर यानी कि लीग्स आ गई, तो उनके इर्द गिर्द T20 ही घूम रही है, तो उनको T20 ही पसंद होगी। हम ये नहीं कह सकते कि अगर इनको T20 पसंद है तो इनको जो है ना क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, ये भी कहना गलत होगा। तो हर फॉर्मेट की एक अपनी अपनी ब्यूटी होती है। और ओडीआई जो अगर टेस्ट की बात करें तो मेरा ख्याल है टेस्ट जो क्रिकेट है वो स्किल्स और पेशेंस का ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। यानी कि आपने अगर किसी प्लेयर्स के अंदर पेशेंस देखना है, स्टेमिना देखना है, स्किल देखनी है, तो आपको टेस्ट क्रिकेट देखनी होगी। जो लोग स्किल्स को पसंद करते हैं, जो लोग पसंद करते हैं यार टेक्निक्स को पसंद करते हैं, जो टेक्निक के साथ खेलता है, वो भी लोग टेस्ट को पसंद करते हैं। तो जो ओडीआई जो है ना, ओडीआई वनडे क्रिकेट, वो टेस्ट और T20 का मिक्सचर है। यानी कि इसमें आपको टेक्निक्स भी चाहिए, आपको इसमें शॉट्स भी चाहिए। आप इसमें खाली टेक्निक से नहीं खेल सकते, क्योंकि ये लिमिटेड ओवर है, 50 ओवर का मैच होता है। तो इसमें आपने टेक्निक्स भी लगानी है और आपके पास शॉट सिलेक्शन भी होनी चाहिए। जो T20 है उसको मैं सिर्फ कहूँगा कि वो एंटरटेनमेंट है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको शॉट्स चाहिए बस, उसमें आपको टेक्निक का कोई, यानी कि उस पर कोई टेक्निक्स की तरफ जाता ही नहीं है। हर बंदा चाहता है कि बैट्समैन आए, छिके 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 चौके चौके, बस। उस जिनके जो T20 देखने वाला जो ऑडियंस है ना, उसके नज़र में टेक्निक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो सिर्फ कहते हैं जी बंदा आए मार धाड़ करे, बॉलर आए बोल्ड कर दे, बस दैट्स इट। ये एंटरटेनमेंट है और एक्साइटमेंट का मिक्सचर है बस। यानी कि आप इसको सिर्फ कह सकते हैं कि ये T20 जो है वो एंटरटेनमेंट और एक्साइटमेंट का जो है ना मिक्सचर है बस, और कुछ भी नहीं है। अब आते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स के ऊपर, वो है जी PCB की असल प्रॉब्लम क्या है। मसला अलग टीम बनाएं या ना बनाएं ये मसला नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ख़ुद नहीं पता कि उसने करना क्या है। उसको ये पता ही नहीं है कि उसने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है।
किसी वक्त अब आपको मैं क्यों कह रहा हूँ, उनको पता नहीं है। अब मसला कोई भी हो, कभी कप्तान बदल देंगे, कभी कोच बदल देंगे, और कभी सिलेक्शन बदल देंगे, कभी कोचिंग का सेटअप बदल देंगे। जो जड़ है ना उसको नहीं पकड़ते। और अब अलग अलग फॉर्मेट, इसीलिए अलग टीम की बात हो रही है कि ये सब कुछ देखकर लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग मौजूद ही नहीं है। क्योंकि अब एक पे टैग लगेगा ये T20 का प्लेयर है, एक पे टैग लगेगा ये वनडे का प्लेयर है, एक पे टैग लगेगा ये टेस्ट का प्लेयर है। तो ये कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं है। तो इससे सिर्फ यही वाज़िह होता है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, इनको खुद नहीं पता। इन्होंने टीम कैसे बनानी है, क्या करनी है, इनको कोई खुद नहीं पता। अब होगा क्या, अब आप अगर ये जो वाला स्टेप लेने जा रहे हैं कि टीम्स को तीन जो डिवाइड करने जा रहे हैं, टेस्ट, ODI और वनडेज़ में, अब या तो अपनी बात पे अटल रहें कि जी ये बस ये हमारे प्लेयर ODI के हैं और यही खेलेंगे, ये हमारे प्लेयर T20 के हैं और यही खेलेंगे, ये हमारे प्लेयर टेस्ट के हैं तो यही खेलेंगे। अब होना क्या है, कुछ टाइम के बाद कोई एक आधा प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, टेस्ट से उठा के ODI में ले आएंगे, ODI से उठा के T20 में ले आएंगे। फिर ये सारा निज़ाम धर्म भरम ढम नीचे बैठ जाएगा। फिर ये बनी बनाई जो बिल्डिंग है ना, ये धड़ाम से नीचे गिरेगी। और क्योंकि ये वो बात है कि इनको पता ही नहीं होता कि हमने करना क्या है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मसला है कि उसको अपनी डायरेक्शन का नहीं पता। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो PCB के अंदर जो सबसे हेड होता है ना, वो होता है उसका चेयरमैन, यानी कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब। और लीडरशिप का मसला, दोस्तों लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ना वो रीढ़ की हड्डी होती है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लीडर कैपेबल ना हो तो वो काम नहीं होता, या उसका लीडर का ध्यान ना हो, उसका इंटरेस्ट ना हो, तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम सही तरह नहीं कर पाती। और यही हाल इस टाइम PCB के अंदर भी हो रहा है, क्योंकि मोहसिन रज़ा नकवी साहब के पास पाकिस्तान के बहुत बड़े होते हैं जो वो चला रहे हैं। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के इस टाइम जो निज़ाम है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। अब उनका इंटरेस्ट होगा, उनका ध्यान नहीं है, उनका इंटरेस्ट तो होगा, वो फोकस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो यहाँ पहुँच गई है। क्यों? अब PCB या जो चेयरमैन है, अगर उन्होंने किसी बंदे को होल्ड दिया है पूरी तरह कि यार मेरे बिहाफ पे तुम पूरे निज़ाम को चलाओगे, लाइक आकिब जावेद, माइक हैसन और सेलेक्टर बाकी जो हैं, ये 5-7 लोगों का जो पैनल है, तो अब PCB साहब को महीने में 1 दिन तो फ्री मिलता होगा ना। और जितनी मीडिया के ऊपर बातें चल रही होती हैं उनके सामने आ तो रही होंगी, तो वो 1 दिन भी बिठा के नहीं पूछते उनसे कि आकिब साहब ये बात हो रही है, ये टीम में बंदा आया है, ये कोच कर रहा है, ये कप्तान ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यानी कि आप के पास पूछने का टाइम भी नहीं है। तो इंटरेस्ट होगा, फोकस नहीं है, इंटरेस्ट होगा, ध्यान भी नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्शन की तरफ जाने से जो है ना हमें रोक रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं आकिब जावेद की तरफ। ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी ना, इनके पास कोई नया प्लान नहीं है, सिर्फ ये कर क्या रहे हैं, टाइम गुजार रहे हैं अपना। और ये सिर्फ जो भी आज तक आकिब जावेद साहब ने प्लान्स बनाए हैं या बयान दिए हैं या आइडियाज़ दिए हैं या आइडियाज़ किए हैं, बनाए हैं, जो भी है, सिर्फ टाइम पास करने के लिए किए हैं। क्योंकि
कोई भी प्लानिंग होती है, जब उसका रिज़ल्ट आना आ रहा हो तो फिर उस प्लानिंग का कोई नहीं होता फ़ायदा। उसका फ़ायदा तब भी होता है जब आपको कोई आगे नज़र आ रहा हो कि यार इसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। तो आकिब जावेद साहब की अभी तक की कोई प्लानिंग भी जो है ना, ये इस टेन्योर की बात नहीं कर रहा, पिछले जितने भी टेन्योर हैं आप उठा के देख लें, आपको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। हमेशा से इनका जो ओहदा है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। तो ऐसे बंदे को बिठा कर करना क्या है फिर? ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमने ऐसे बंदे को बिठा के करना क्या है कि जब उसका हर टेन्योर एक कंट्रोवर्शियल गुजरता है। तो ये भी एक फेलियर है। अब आते हैं असल मुद्दे के ऊपर, जो मेरा सबसे फेवरेट मुद्दा, मज़े का मुद्दा है, वो है जी कामरान ग़ुलाम। अब कामरान ग़ुलाम के बारे में कह दिया गया जी ये ठप्पा लग गया, ख़त्म, इसकी क्रिकेट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ये अब दोबारा आपको पाकिस्तान की जो क्रिकेट में नज़र नहीं आएगा। और ये भी कह दिया गया कि जी वो हमारे प्लान में नहीं है, आप उस टॉपिक को छोड़ दें, ख़त्म हो गया कहानी। और लेकिन देखा जाए तो पहले उसको, अब बात वही हो रही है ना कि अब पहले उसको नज़रअंदाज किया गया, उसको डिग्रेड किया गया, और बहाना क्या बनाया गया, उसकी फील्डिंग अच्छी नहीं है उसकी। हालांकि जब उसका लास्ट कमबैक हुआ था तो उसकी सेंचुरी थी कमबैक पे, और वो रिप्लेसमेंट में आया था बाबर आजम की जगह पे। ठीक हो गया। अब आप देख लें कि एक बंदे की परफॉर्मेंस है और वो बंदा अपना डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे के आता है, टीम में जगह बनाता है, सेंचुरी मारता है, और उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाता है कुछ पता नहीं। और पूछा जाए तो वो हमारे प्लान में नहीं है, तो उसको पहले क्यों लेकर आए थे भाई? उसका कमबैक क्यों करवाया था? और अगली बात, कमबैक कराया था, फिर कह दिया प्लान में नहीं है, तो फिर अब कैंप में क्यों बुला लिया? अब कैंप के अंदर क्यों बुलाया उसको? उसका क्या काम है? जब आपने ख़ुद कह दिया कि भाई वो फील्डर अच्छा नहीं है, वो प्लेयर अच्छा नहीं है, हमारे प्लान में नहीं है, वो फिज़िकली फ़िट नहीं है, ये है दिस एंड दैट, उन्होंने आपने बहुत सी बातें कर दी, और फिर अब वो बंदा आपके प्लान में भी आ गया, आपके कैंप में भी आ गया, और आपके स्क्वाड में भी आ गया। तो बात वहीं पे आ जाती है कि डायरेक्शन, इनको अपनी डायरेक्शन का पता ही नहीं है। अब उसके बाद तीन प्लेयर टोटल ये हैं, अब्दुल्ला शफीक भी इसमें शामिल है और हमज़ा नज़ीर भी शामिल है। तो यानी कि इस तरह अब्दुल्ला शफीक और हमज़ा नज़ीर को भी रेड बॉल कैंप में बुलाया गया। एकदम से क्या हुआ भी, शज़ेब ख़ान को बुलाया गया, उसको बुलाया गया वाइड बॉल के लिए, वनडेज़ के लिए, T20s के लिए। तो ये एडिशन अच्छी है, पर ये तरीक़ेकार अच्छा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब पहले आपके ये प्लान में नहीं होते, फिर एकदम ये प्लान में भी आते हैं, कैंप में भी आते हैं, फिर आपके स्क्वाड में भी आते हैं। ये मसला है ना कि आप अपनी किसी एक बात पर टिकते ही नहीं हैं। आपने कहा जी ये बंदा नहीं होगा, कुछ दिनों बाद वो बंदा आपके पास होता है। ये बंदा इंजर्ड है, वो बंदा जो है ना डोमेस्टिक खेल रहा होता है और अच्छा खासा खेल रहा होता है। आपके अल्फाज, आपके जो चीज़ें ना उनसे मैच नहीं करती, तो फिर मसाइल खड़े होते हैं। तो और एट द एंड मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा फेलियर यही चीज़ों का है, जो मैंने ये पॉइंट्स आपसे सारे डिस्कस किए हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, सिर्फ़ एक अपने फ़ैसले पर खड़े होने की जो है ना वो कमी है कि हम अपने फ़ैसलों पे खड़े नहीं होते। हम अपना फ़ैसला किया, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, हम धड़म से नीचे गिरते हैं और अपना फ़ैसला चेंज करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब तक हम अपने फ़ैसलों को ठीक नहीं करेंगे, ये चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी।